वंदे मातरम दोस्तों। क्या है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के बारे में हम पढ़ने वाला हैं, जो कि पादप पोषण की चौथी क्लास हमारी है 12th एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, जिसमें हमें समझना है कि पादप पोषण या पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली क्या है। ठीक है, पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के बारे में हम समझने वाले हैं कि क्या क्या इस पोषक तत्व प्रबंधन का मतलब क्या होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत पोषक तत्व के प्रमुख अकार्बनिक और कार्बनिक स्रोतों का कुशलता पूर्वक इस प्रकार समन्वित प्रयोग किया जाता है जिससे फसल उत्पादन की दक्षता में क्या हो, वृद्धि हो तथा मृदा कैसी हो, स्वस्थ हो और उत्तम भी रहे और पर्यावरण भी हमारा कैसा रहे, सुरक्षित रहे। तो यानी कि इस प्रणाली को अपनाने का हमारा मेन उद्देश्य है कि अब अपनाने का उद्देश्य हमारा है कि हमारी क्या हो, फसल में वृद्धि हो, मृदा हमारी स्वस्थ हो और किसी भी प्रकार से जो है पर्यावरण प्रदूषण ना हो। हमने कई बार सुना होगा कि हमारी जो मृदा है वो दूषित हो रही है, मृदाएं बंजर हो रही हैं। तो इसके लिए हम ये प्रणाली अपनाते हैं जिसमें कि क्या करना है, आपको अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों स्रोतों का क्या करना, उपयोग करना है। कई बार हमने सुना कि जो अकार्बनिक में सभी हमारे फर्टिलाइजर आ जाते हैं और कार्बनिक में जितनी भी हम फार्म पर केचुए, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी तैयार करते हैं वो सब कार्बनिक पदार्थ में आ जाते हैं। आप लोगों ने यह सुना भी होगा, देखा भी होगा या करते भी होंगे। हम अभी फिलहाल हमारी मृदा के साथ जो कर रहे हैं, यानी कि हमारी फसल, एक अच्छा फसल उत्पादन के लिए हम लगातार क्या कर रहे हैं कि रासायनिक खादों का उपयोग करते आ रहे हैं और ये सिलसिला कई 10-15 सालों से मतलब बहुत ज्यादा चलता आ रहा है। तो हम लगातार जैसे ही रासायनिक खादों का उपयोग करते आ रहे हैं तो हमारी जो जमीन की उर्वरा शक्ति है वो खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पर कुछ कंपनियां आती हैं और किसानों को क्या करती है, ज्ञान देती हैं। ज्ञान देने का मतलब ये होता है कि वो बोलती है कि आप जैविक खेती करो, क्या करो, जैविक खेती करो। तो जैविक खेती में किसान ने उसके लिए हाँ भी करा और करना भी शुरू करा। तो उसने क्या करा, तुरंत वो रासायनिक खेती से डायरेक्टली जैविक खेती पे कन्वर्ट कर दिया। उसने पूरी तरह से क्या कर दिया कि रासायनिक खादों का उपयोग बंद कर दिया और सारे जैविक खादों का उपयोग शुरू कर दिया। तो ऐसा किसान ने जब किया तो उसका उत्पादन क्या हो गया, वो भी गिर गया। तो फिर किसान फिर परेशान हो गया कि भाई जैविक अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा तो उत्पादन ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए वो वापस कन्वर्ट हो गया, काय में, रासायनिक में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रणाली में हमें क्या करना है, ना तो डायरेक्ट जैविक पे आना है और ना ही डायरेक्टली हमें केमिकल पे जाना है। तो केमिकल तो हम कई सालों से यानी कि रासायनिक फर्टिलाइजर कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए, कम समय में चाहिए और कम खर्च में हमें रिजल्ट चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, रासायनिक का उपयोग करते हैं। क्योंकि क्या होता है रासायनिक में हमें कि भाई हमें अगर किसी फसलों को पोषक तत्वों की अगर पूर्ति करवाना है तो हमें रासायनिक में अगर जाएंगे तो 2, 4, 5 बोरी से भी हम क्या करवा सकते हैं, पूरी खेती में पोषक तत्वों की पूर्ति करवा सकते हैं। पर अगर यही चीज हम अगर कार्बनिक पे चले जाते हैं तो कार्बनिक में क्या करना पड़ता है, आपको 1 ट्राली 2 ट्राली गोबर की खाद क्या करना पड़ती है, खेतों में डालना पड़ती है। किसान को अभी क्या कि आजकल बहुत कम किसानों ने जो है पशुपालन कम कर दिया है, तो वहां गोबर की खाद मिलना भी मुश्किल हो रही है। तो इसलिए किसान अभी जैविक खेती पर बहुत बढ़िया तरीके से, पर उसको अभी जो है उसके साथ क्या हो रहा है, हमारी मिट्टी के साथ क्या हो रहा है, किसान उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा है ना। तो यानी कि इसका उपयोग करके, क्योंकि इस प्रणाली का मूल उद्देश्य हमारा होता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है मेनली। क्योंकि हम लगातार हम तो हमारा काम चला लेंगे, पर जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए खाद्यान्न उत्पादन नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक प्रकार की प्रकृति ने किसी ना किसी चीज को कैपेसिटी दे रखी है। यानी कैपेसिटी में यानी कि हमारी सॉइल की भी कुछ लंबे समय तक ऐसी कैपेसिटी होगी, तब वो उपजाऊ बनी रहेगी। अगर उसका उपजाऊपन जैसे ही खत्म होगा, उसने भी क्या करेगा, उत्पादन भी धीरे धीरे गिरा देगी और जो है पौधों को भी क्या करेगी, सही तरीके से उगने में असक्षम हो जाएगी। तो इस प्रणाली का हमारा यही उद्देश्य है कि आपको अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकृति के खादों का उपयोग करके हमें क्या करना है, इस प्रणाली को अपनाना है। जैसे कि अभी हमने बताया कि एक साथ में ना तो आपको पूरी कार्बनिक पे आना है और ना ही एक साथ आपको केमिकल बंद करना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इसके कुछ प्रमुख घटक है, तो आपको केमिकल के साथ साथ में, क्योंकि अभी किसान क्या कर रहा है कि कंटिन्यू सिर्फ फर्टिलाइजर का उपयोग करते जा रहा है। तो कंटिन्यू फर्टिलाइजर की जगह हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाता है हमारा एक रेशो होता है, जैसे 10 रेशो
या 10:1 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो 10:1 की हम अगर बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई अभी लगातार हम क्या कर रहे हैं, पूरा जो 10% रेशो है या हमारा पूरी तरह से हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। पर हम धीरे धीरे क्या करना है हमको कि अगर हम जैसे मान लिया जाता है एग्जाम्पल के लिए भैया 10 बोरी हमें अगर रासायनिक खाद की आवश्यकता लग रही है तो आप इस बोरी को कर दो 7। कितनी कर देना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो इस बोरी को हम कर देंगे 7 और बाकी जो 3% हमारा काम है वो हम करेंगे कार्बनिक से। किससे करेंगे? कार्बनिक से करेंगे। तो हमारी जो खेती है कि रासायनिक का भी उपयोग आपको धीरे धीरे करना है और कार्बन का भी उपयोग करना है। जैसे कि जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे कि हम हमारे रासायनिक की मात्रा कम करते जाएंगे और कार्बनिक खादों की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, जिससे कि हमारी मृदा की उर्वरता शक्ति भी बढ़ेगी, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं होगा और आगे आने वाले समय में हमारी मृदाएं भी बंजर नहीं होगी। तो ये हमें करना है, इसमें क्या कि रासायनिक का भी उपयोग करना है और कार्बनिक का भी उपयोग करना है। तो यानी कि हमारा कहने का मेन उद्देश्य है कि जो हमारे सोइल के अंदर जो संतुलन है वो क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको रासायनिक खाद के साथ साथ कार्बनिक खाद यानी कि जैविक खादों का भी उपयोग करना है, क्योंकि रासायनिक खादों के साथ हम सिर्फ मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इतने ही तत्वों की ज्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, पौधों की पूर्ति करवाते हैं। पर अगर हम जैविक खादों का भी अगर उपयोग करते हैं तो उसमें सभी प्रकार के पौधों के लिए जितने 17 प्रकार के आवश्यक तत्व हमने पढ़े थे वो सारे ही 17 प्रकार के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, जैविक खादों के अंदर उपलब्ध होते हैं। तो यानी कि बाकी ये तत्व फर्टिलाइजर से पूरे हो जाएंगे, जो बचे हुए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से हमारे जैविक खाद से पूर्ति हो जाएगी। तो हमारी मृदा के अंदर पौधों को अच्छी तरह से ग्रो करवाने के लिए क्या बन जाएगा, एक अच्छा सा बैलेंस बन जाएगा, जिससे कि हम क्या करेंगे कि भैया हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी खत्म हो रही है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है उसका उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ में अब इस प्रणाली का उपयोग करने के साथ साथ में ऐसे कौन कौन से घटक हम अपनाएं जिससे कि ये प्रणाली हमारी सही साबित हो। तो इसके लिए हमें आपको सबसे पहले करना है, अभी हमने पढ़ा कि रासायनिक उर्वरक वो तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो साथ में लेकर चलना है। पर जो मात्रा हम बहुत ज्यादा ले रहे थे उसको थोड़ा सा क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब इस रासायनिक खाद के साथ साथ में आपको जैविक खाद का भी उपयोग करना है। उसके साथ साथ में आप कभी कभी हरी खाद का भी उपयोग करना शुरू कर दो। उसके साथ जैविक उर्वरक यानी कि जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और अजोला वगैरह का भी हम उपयोग करते हैं। तो धीरे धीरे हमें यह भी स्टार्ट करना है रासायनिक खाद के साथ साथ। पुनर्चक्रित कार्बनिक व अकार्बनिक अवशेष जिसे हम रिसाइकल करके वापस तैयार करते हैं उन खादों का भी उपयोग करना है। और कुछ पादप कंपोस्ट या फसलों के अवशेष या जंतु अवशेष जैसे कि खून का चूरा, हड्डी का चूरा, ऐसे भी कुछ चीजों का हम उपयोग खेतों में करते हैं। तो यानी कि कहने का मेन मतलब है कि आप रासायनिक खाद के साथ साथ में जैविक खाद का भी उपयोग करो, क्योंकि हमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम मृदा के अंदर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि अब एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि जैसे कि हम भी इंसान के रूप में खाना खाते हैं, तो क्या खाने में सिर्फ हम क्या गेहूं 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 खा रहे हैं? नहीं, क्योंकि गेहूं के साथ में हम क्या खा रहे हैं, गेहूं के साथ में हम सब्जी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, प्रोटीन, यानी कि इन सारी चीजों का बैलेंस बनाकर चलते हैं। फिर अब इनके साथ साथ में कभी कभी भाई फल फ्रूट भी खरीद लेते हैं, तो फल फ्रूट से भी हमें विटामिन वगैरह की पूर्ति हो जाती है। तो ऐसे तमाम यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे शरीर को चलाने के लिए हम सभी प्रकार से विटामिन और खनिज की पूर्ति हम करते हैं। तो सेम इसी प्रकार से पौधों की ग्रो करवाने के लिए भी सभी प्रकार के विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। तो ज्यादातर पौधों के लिए अब मान के चले कि पौधों में किसी प्रकार की विटामिन की आवश्यकता नहीं होती, पर उसको सारे खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। पर जब हम क्या करते हैं, खेतों में रासायनिक खाद डालते, तो आपने मान लिया जाता है कि आप भैया एनपीके डाल रहे हैं। तो एनपीके हम अगर डाल रहे हैं तो सिर्फ हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही तत्वों की हमारी क्या कर रही है, मृदा के अंदर पूर्ति करवा रहे हैं। बाकी बचे जो है उनका क्या कर रहे हो आप, बचे 14 तत्व वो तो मिल ही नहीं पा रहे। तो उनका बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, बाकी जो बचे हुए हैं कार्बनिक जो खाद हैं, इन सभी ये कार्बनिक खादों का आपको क्या करना है, उपयोग करना है। तो रासायनिक खाद के साथ में कार्बनिक खाद का भी उपयोग करना, वो सभी घटक जो है हमें कृषि पोषक तत्व प्रबंधन के घटक कहलाते हैं। तो ही इस प्रणाली को हम क्या कर सकते हैं, जो है सही साबित कर सकते हैं। अब इसी में आता है कि इस प्रणाली को अगर हम अपना रहे तो उसका क्या उद्देश्य, तो मैंने सबसे पहले आपको उद्देश्य बता ही दिया कि सबसे मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि जो आने वाली पीढ़ी को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, क्योंकि हम लगातार रासायनिक खादों का उर्वरक करते समय बार बार 10 साल अभी हो गए, मतलब बहुत ज्यादा साल हमें हो गए हैं। अगर 10, 20, 30, 40, 50 साल तक यानी कि हमारी पीढ़ी अगर और मान ली जाती है तो वहां तक ही हम इस मृदा को उपजाऊ रख सकते हैं। उसके बाद ये क्या बन जाएगी, बंजर अगर बन गई तो हम आने वाली पीढ़ी को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो है मृदा उत्पादकता में वृद्धि करने, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हुए में उत्पादन हमें मिले,
दूसरा हमारा आता है मृदा में पोषक तत्व का असंतुलन दूर करना, क्योंकि असंतुलन बन गया है तो इसे दूर करना है। मृदा में पोषक तत्व की सुलभता में वृद्धि करना, क्योंकि जितने भी पोषक तत्व पौधा उसे आसानी से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, पर पौधा उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो उसकी ग्रहण करने के लिए हमें बैक्टीरिया वगैरह छोड़ना पड़ेगा। सूक्ष्म जैविक क्रियाओं में वृद्धि करना, जितने भी प्रकार की पौधों के अंदर सूक्ष्म जैविक जो क्रियाएं होती है उनकी वृद्धि करेंगे तो ही उत्पादन हमारा बढ़ेगा। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की जो है क्षमता में वृद्धि करना, क्योंकि खेतों के अंदर हमने बहुत सारा खाद डाल रखा है पर पौधा उसे ले नहीं पा रहा है, तो उनकी उपयोगिता में क्षमता कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हम मान लिया जाता है कि भैया एक बोरी पूरी नाइट्रोजन हमने खेतों में डाल दी, यानी कि यूरिया की आपने डाल दी, तो यानी कि यूरिया की आप डालते तो पौधा उसे मात्र 20% या 30% ही उपयोग करता है, बाकी तो सब पानी के साथ बहकर क्या करता है, चले जाता है। तो यानी कि उसका भी हमें क्या करना है भैया, उपयोग क्षमता में वृद्धि करना और शुद्ध आर्थिक लाभ में वृद्धि करना, क्योंकि हम जितने भी प्रकार, क्योंकि हम खेती कर रहे हैं भैया, एक प्रकार का हमारा बिजनेस है, तो यानी कि उसमें नुकसान होगा तो हम कैसे क्या आगे हमारा बिजनेस चला पाएंगे। तो इस तरह से ये होती है जो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य, कि हमें मृदा को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को खाद्यान्न उत्पन्न कराना है, हमारी उसके साथ साथ में हमें उपज में वृद्धि करना है, ये हमारा मेनली उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के साथ साथ मृदा भी किसी प्रकार से प्रदूषित नहीं होना चाहिए, उस प्रदूषण पे इस और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं और जो केमिकल थी वो ऑर्गेनिक पर आ चुकी, तो वो इसी कारण से, क्योंकि हमें मृदा अगर एक दिन खत्म हो गई तो हमारा उत्पादन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को लागू कर हम ऐसा मृदा के अंदर बैलेंस बनाए ताकि ये हमारी आने वाली एक नहीं 10 पीढ़ियों तक क्या करें, मृदा सही तरीके से पौधे का जो है वृद्धि और ग्रोथ करवाए, जिससे कि हमें आने वाले कई पीढ़ियों तक हमें क्या फसल उत्पादन और सारी चीजें हमें बहुत व्यवस्थित तौर पर हो सके। तो हमारा एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली का यही उद्देश्य था। जो है 12th में कभी कभी पूछा जाता है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को समझाइए, तो भैया आपको डेफिनेशन लिखना है और उसके उद्देश्य या महत्व आपको लिखना है, जिससे कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को आप समझा सकते हैं। वंदे मातरम।